हिंदुस्तान लेके रहेंगे पाकिस्तान, सीने पे गोली खाएंगे, पाकिस्तान बनाएंगे। आज़ादी के नशे में कुछ इस दर्जा मखमूर थे हम, वो आके भी छोड़ आए हैं जिन आंखों का नूर से। जब भी मैं वाघा बॉर्डर जाता हूँ और मैं ये देखता हूँ उस तरफ जो लोग हैं वो भी अपने ही हैं। वो जनरेशन मादूम हो रही है जिनका कोई रिश्ते का सगा वहाँ पे है या यहाँ पे है। करे पानी न पुल मिस्मार मेरे, अभी कुछ लोग हैं उस पार मेरे। महाजरिज्म क्या है? अवध में और दिल्ली में वो अपने घरों में ही महाजिर थे। जब हम महाजिर कहते हैं तो हमारे घर में पहली चीज यही आती है, द पीपल जो माइग्रेट करके आए। पाकिस्तानी था मैं पाकिस्तान से पहले भी। तो पहले आप महाजिर थे, फिर बाद में आप मुत्तहिदा वाले हो गए। ऐसा लगता है कि वो बका के लिए आपकी जरूरत थी। कि लफ्ज़ महाजरिज्म ने उर्दू बोलने वाले वो सारे लोग सिंध को कबूल किया, इसका हिस्सा बने, उनकी वफादारियों पे बहुत सवाल उठा। यूसुफ साहब का मशहूर जुमला, भाई जब तुम उर्दू बोलते हो ऐसा लगता है झूठ बोल रहे हो। उर्दू स्पीकिंग सिंधी के लिए कोटा सिस्टम क्यों है? वो उर्दू स्पीकिंग सिंधी वज़ीर आला सिंध क्यों नहीं बन सकता? उस बर्बरियत ने किसी को नहीं देखा ना, लेकिन क्या उसको उर्दू स्पीकिंग के बच्चे नहीं मारे गए? कि क्या इसके कोई इम्कानात हैं कि आपको उर्दू सूबा मिल जाए? वो तो लड़ाई का मसला है, वो तो झगड़े का मसला है। कोई भी मुल्क अपने, कोई भी कौम अपने मुल्क को क्यों टुकड़े करेगी? तो यहाँ सिंधी भी कराची को उसी तरह अपने जिस्मो जान का हिस्सा समझते, अपनी रूह समझते, वो कैसे आपको काट के दे देंगे? अगर आप ऐसे ही हर सूबे के मुतालबे की तरफ निकलने लगे तो कल को कोई क्रिश्चियन उठेगा, सारे क्रिश्चियन एक सूबा बनाएंगे। आप वहाँ से आए, ये आपके इलाके में नहीं गए, तो अब आप जिस वतन में आ गए, अब आप सिंध दरिया के पीटने की सिंधी तहजीब को अपनाइए। बाहर से मैं जरूर आया हूँ, लेकिन हम पाकिस्तान के नाम पे आए तो किसी नाम पे नहीं आए। सिंध के रहने वालों की बहसी सिंधी जो आइडेंटिटी है वो पहले है और फिर वो जाके फेडरेशन में पाकिस्तान बनती है। पाकिस्तान बनाने में सब शामिल थे तो पाकिस्तान में रहने का सबका बराबर हक बनता है। अच्छा जी, सलाम और आदाब। मैं सादिया और ताबान अपनी मंजी और उसकी टॉक के साथ हाजिर हैं। आमतौर पर हम जो भी कोई बात करते हैं ये तो तय होता है कि हमने किस बारे में बात करनी है, लेकिन कभी भी ये तय नहीं होता कि उस गुफ्तगू की समत क्या होगी, सो मच सो कि उसका उन्वान भी स्पेसिफाइड नहीं होता हमें। आज भी आई थिंक ऐसे ही होने जा रहा है। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल जो ऑलरेडी हमारी वीडियोस देख रहे हैं उनको ये बात अब तक अंदाज़ा हो गया होगा कि, बल्कि अगर आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लें, अगर पसंद आ रही है तो लाइक कर लें, और हमें अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट करेंगे, बिकॉज जैसे ताबान कहता है कि बात करने से बात बनती है, सो दैट वे। तो मैं ये कह रही थी कि जो लोग ऑलरेडी हमारी वीडियोस देख रहे होंगे ये पता होगा कि हमारी वीडियोस बहुत ही अनप्लग्ड, अनस्क्रिप्टेड, बहुत ऑर्गेनिक कॉन्वर्सेशन होती है, बहुत रॉ कॉन्वर्सेशन होती है। प्रॉबेबली आज भी यही होने जा रहा है। सो आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू व्हाट एक्चुअली हम बात किस बारे कर रहे हैं। मैं कुछ रीड करना चाहती हूँ। एक किताब मैंने पढ़ी थी, उसकी डिटेल्स मैं यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ऑथर लिखते हैं, महाजरिज्म मेरी अपनी वज़ा करदा इस्तिलाह है। इसका इतलाक सिर्फ उन इस्लामियान हिंद पर होता है जो बरे सगीर के आफतज़दा इलाकों से भागकर उसके महफूज हिस्सों यानी पाकिस्तान में पनाह की तलाश में आए और फिर रेफ्यूजी, पनाहगीर और बाद में महाजिर कहलाए गए। महाजरिज्म का ताल्लुक उस क़यामत सुगरा से भी है जो तकसीम के अमल से पहले और दौरान बर्पा हुई और जिसके तहत मुस्लिम अक़लियती इलाकों के लोग अपने आबाई देहात, कस्बात और शहर छोड़ने पर मजबूर हुए, और उस मखसूस जहनियत और हिजानी शऊर से भी जिसके ज़ेर असर हिंदुस्तान के मुसलमान, बिलखसूस वो जिनका ताल्लुक दिल्ली और अवध के मराकज़ इक़्तिदार से था, अपने ही अजदाद के घरों में खुद को महाजिर समझते रहे। उनका यही मौरूसी शऊर क़याम पाकिस्तान की तहरीक में उनकी भरपूर शमूलियत और उस दीवानावार वाबस्तगी के पीछे कार फरमा रहा और उन्हें कशा कशा पाकिस्तान खींच लाया। महाजिरों पर आज तक हिंदुस्तानी की तोहमत लगी है। मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी से पहले महाजिर गैर महाजिर का मसला इतना गंभीर नहीं था, मगर उसके बाद मगरबी पाकिस्तान में कौमियतों का मसला पैदा हुआ। पंजाबी के मुकाबले में सिंधियों, बलोचों और पख्तूनों ने अपनी अपनी नस्ली और लसानी इनफरादियत का दावा किया। उससे एक तरफ तो पाकिस्तान की कौमी वहदत को ज़बरदस्त धचका लगा और दूसरी तरफ तकसीम हिंद का वो जज्बा जो तश्कील और तामीर पाकिस्तान में मुंतज हुआ था, अब तकसीम दर तकसीम के शैतानी चक्कर में फंस कर रह गया। ही राइट्स फर्दर, सिंध में सिंध काट, बलोचिस्तान में बलोच काट, सूबा सरहद में पश्तून काट का गलगला हुआ। बलोचिस्तान में तो पाकिस्तान की तारीख की तवील और खौफनाक तरीन बगावत और गौरीला जंग हुई। दही सिंध में MRD का जोर बढ़ा और शहरी सिंध बिलखुसूस कराची और हैदराबाद में MQM का ज़हूर हुआ। भुट्टो के दौर में सिंधी महाजिर कशमकश शुरू होकर सूबों और विफाक के लिए खतरा बन गई, मगर बलूचिस्तान में वहाँ की मुंतखब हुकूमत की बरतरफी और उसके खिलाफ सूबा सरहद की हुकूमत के एहतजाज और इस्तीफे के बाद मरकज गुजीर रुझानात की अफजाइश हुई। फिर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ आया और 90 दिन का ऑपरेशन
फेयर प्ले फैलते फैलते पूरे 9 सालों पर महीत हो गया। इन्हीं हालात में महाजिर कौमियत का एहसास और शऊर परवान चढ़ा। पहले ऑल पाकिस्तान महाजिर स्टूडेंट यूनियन का कयाम हुआ, उसके बाद MQM बनी और फिर ऐसे नागुफ्ताबा हालात पैदा हुए कि जो आज तक किसी न किसी शक्ल में चले आ रहे हैं। ये एक अच्छा आगाज मिला है इस मौजूद पर बात करने का। ये कहीं कहीं फिक्री बुनियाद बनाने की कोशिश की गई है कि महाजिरिज़म क्या है, महाजिर सियासत क्या है। मुझे जो एक बात ने चौंकाया है, उसके मकसद तक भी शायद किसी हद तक मैं पहुंच गया हूँ, वो ये कि भाई अवध में और दिल्ली में वो अपने घरों में ही महाजिर थे। मतलब वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये पाकिस्तान को अडॉप्ट करना उनका एक इख्तियारी फैसला था और वो अपने घर में, अपने देहात में, हिंदुस्तान में वो अपने आप को अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे और वहाँ से वो डिजेक्टेड फील होना शुरू हो गए थे कि हमारा इस सकाफत से ताल्लुक नहीं है। तो वो ये जस्टिफाई कर रहा है कि हमें तो अल्टीमेटली पाकिस्तान आना ही था। और जो बाज़-औक़ात पाकिस्तान उर्दू बोलने वालों की जो यूँ कह लो वफादारी पे एक सवालिया निशान बनता है या शक किया जाता है या उन्हें हिंदुस्तानी कहा जाता है, वो उसको भी मुस्तरद करने की कोशिश कर रहा है। जैसे वो एक मशहूर लाइन भी थी कि पाकिस्तानी था मैं पाकिस्तान से पहले भी, तो वो यही बता रहा है कि हम पाकिस्तान से पहले भी हम महाजिर ही हो गए थे। तो ये एक अजीबोगरीब सी फीलिंग है, आया ये हकीकी है या मसनूई है या बनावटी है, या इस सारे अपने थीसिस को प्रूफ करने के लिए, अपनी वफादारी को प्रूफ करने के लिए ये जुमला कहा गया, क्या लगता है? मैं तो उसमें एक चीज़ की तस्दीक करना चाह रही थी, जो उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के बाद जो है वो सिंधियों, बलोचों को और पठानों को अपनी आइडेंटिटी का मन नहीं, ऐसा नहीं है। उसकी वजह ये कि हमें समझना चाहिए कि पाकिस्तान एक फेडरेशन सिस्टम के साथ चल रहा है और फेडरल में जो फेडरेशन होती है उसमें यूनिट्स होते हैं या रियासतें होती हैं जो अपने आप को जाके उसमें मिला लेती हैं। तो और आइन में भी ये दर्ज है कि हमारी बहैसियत सिंधी, सिंध के रहने वालों की बहैसियत सिंधी जो आइडेंटिटी है वो पहले है। अयूब खान के ज़माने में जब नेशनलिज्म को उभारने के लिए बहुत सारे ड्रामे भी रचाए गए ना, उसमें ये लाइन भी थी जो हमारे मुंह में दी गई, वो ये थी कि जी हम सब पाकिस्तानी है। यस वी आर पाकिस्तानी, लेकिन यस लेकिन बुनियादी तौर पे ये बात सबको पता होनी चाहिए, इस बात को दोहराना चाहिए कि फेडरेशन सिस्टम में क्या होता है और ये कि आपका आइन इस बात की जमानत देता है कि जो जो रियासतें, जो जो छोटी छोटी कह लें आबादियाँ या हिस्से जो थे वो जब फेडरेशन में शामिल होते हैं तो उनकी अपनी असल आइडेंटिटी पहले आती है। सो अगर मैं अपने आप को क्लेम करती हूँ एज अ सिंधी, बिकॉज मैं बाय बर्थ आई एम सिंधी, सो तो वो पहले है, उसके बाद फिर पाकिस्तानियत है। हाँ, उसको टोटलिटी में या ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में जब हम देखते हैं तो हम ज़ाहिर पाकिस्तानियत की बात करते हैं, लेकिन आप मेरी आइडेंटिटी के ऊपर तो ये जो जिनका भी राइट अप है उसकी एक तो ये तस्वीर बनती है, पहली बात। दूसरी बात ये कि देखिए जो बयानिया हमें दो कौमी नज़रिए का पढ़ाया जाता है ना, ये उसके इन्फ्लुएंस में बहुत नज़र आ रहा है मुझे। हाउ इज दिस पॉसिबल कि जो इन्वेडर्स आए, नहीं इन्वेडर्स जो हैं जब वो आए बरे सगीर में तो ज़ाहिर है उनमें ज़्यादातर आए और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें इस्लाम फैलता चला गया, लेकिन बुनियादी मजहब तो वहाँ का बुत परस्ती है, हिंदुता ही था ना, तो इस्लाम तो बाद में आया वहाँ पे। तो कैसे फिर वो लोग रहे, और वो कोई साल 2 साल की कहानी नहीं है, आखिरी मुगल बादशाह तक अगर आप लगा लें तो इतना लंबा अरसा ये सारे लोग साथ रहते और अचानक आपको ख्याल आया कि जी दो कौमी नजरिया इस बुनियाद पे होना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा उसको जाती तौर पे पसंद नहीं करती, क्योंकि ये थोपा गया वो नजरिया था। आज भी मैं, आप, सैमसन, हम सब आसपास जितने लोग रह रहे हैं, तो फिर हम इसको बेस बनाते चले जाए और डिवीजन दर डिवीजन करते चले जाए। अब बात आई कि आइडेंटिटी की, जो भी आपने बात की कि हम अपने आप को सिंधी ना कहें, अगर कोई गिरोह, कोई फर्द ये समझता है कि ये मेरी आइडेंटिटी है, चाहे वो उसकी जेंडर की है, चाहे वो अपने आप को किसी नेशनलिज्म के किसी न्यू टाइप ऑफ एक नया इंट्रोडक्शन अगर कोई कराता है, तो वो उसका राइट है कि वो अपने आप को कहते हैं जी मैं ये हूँ। हम अगर ये बहस पे बैठ रहे हैं कि जी कराची के तनाजुर में वो क्या था, महाजरिज्म का हम क्या मतलब ले रहे हैं, वो क्या मतलब ले रहे हैं और उसका क्या नतीजा निकला, तो वो फिर बात दूसरी। मतलब इसका मतलब ये है कि जब आप कराची यूनिवर्सिटी के तनाजुर में देखते हैं, जब 71 में महाजर कौमी मूवमेंट बन रही थी, महाजर कौमी मूवमेंट एक स्टूडेंट विंग उसका APMSO बना था पहले, तो कराची यूनिवर्सिटी में वो जो दलील दी जाती है उसमें एक बात ये भी है कि भाई सिंधी कौम परस्त जमात भी थी, पुख्तून कौम परस्त जमात भी थी, गिलगिती भी थी, फलानी भी थी, बस एक महाजरों की नहीं थी या उर्दू बोलने वालों की नहीं थी। तो ये फिर जस्टिफाइड है कि आपने ऑल APMSO बनाई। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है गोइंग बैक टू अच्छा नहीं आप बात कीजिए। अच्छा, इसको मैं ना थोड़ा सा इसकी नहीं, मैं इसकी थोड़ी सी तमीज़ बात, देखिए जो इमरजेंस जो हुआ, जो इमर्ज हुई है, ये उसका बैकग्राउंड थोड़ा समझना बहुत जरूरी है।
जो उस वक्त के लोग जो पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इन थे या काम कर रहे थे, तो उसमें ये आपको देखना पड़ेगा कि जैसे हम रास्ते में बात कर रहे थे कि जो लेफ्ट की पॉलिटिक्स थी, ये जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे, उस लाइन के, सोशलिस्ट लाइन के लोग थे, उन्होंने इस चीज़ को समझ लिया था, उसमें सारे लोग थे, उन्होंने इस चीज़ को समझ लिया था कि देखिए आपकी ही एक बात थी, और वो मैंने कल रात जो मेरी गुफ्तगू रही कुछ साथियों से जो उस वक्त के थे और बहुत सीनियर लोग हैं, तो मैंने उस वक्त भी आपकी बात का हवाला दिया इनको कि जो यूपीसीपी के जो लोग आए, खासतौर पर मैं यूपी की अगर बात करूँ, तो वहाँ पे मजहबी तौर पे जो नजरियात था, जो प्रैक्टिसिंग लोग वहाँ पे थे, किसी भी नजरिए के थे, वो स्ट्रांग हालत में थे। वो जो पाकिस्तान में पॉलिटिक्स का हिस्सा बने, तो उनके पास क्या था, जो मजहबी बुनियादों पर बनी हुई सियासी जमातें थी, जमात इस्लामी, अब और छोटे छोटे बड़े बड़े धड़े उसके मौजूद थे उस वक्त पाकिस्तान जी जो हिंद से आई। अब वो उन लोगों को ये लगा कि ये जो सारा मजहबी बुनियादों पर जो सियासत का मामला है वो बहुत तवील हो गया। इसमें हुआ कि वहां से जो मजहबी इक़्तिदार के साथ या इन्फ्लुएंस वाले लोग आए थे, तो उनके लिए जमात इस्लामी में, जमीयत उलमा इस्लाम में जम होना बहुत आसान था, एक प्लेटफॉर्म उनको मिल गया। ज़ाहिर उर्दू स्पीकिंग की मैं बात करूँ, ऐसी सूरत में जो उस वक्त के लोग बताते हैं, वो ये कहते हैं कि उनको लगा कि जी इसको कट डाउन कैसे किया जाए, इसको कम कैसे किया जाए इंतहा पसंदी की तरफ। अब तो हम ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं ना, डैकेट्स के बाद चेंज हो जाती है, तो उनको लगा कि इसके मुकाबले में अगर नेशनलिस्ट या नेशनल बेस पे जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनको अगर खड़ा किया जाए, उनको स्ट्रॉन्ग किया जाए। इनको लगा उस वक्त के जितने पोलिटिकल लोग, जैसे मैं खासतौर बात कर रही थी अख्तर रजी साहब, ये हो गए, उस वक्त जो पीपल्स पार्टी के लोग थे, जो लेफ्ट की पॉलिटिक्स से आए हुए लोग थे, सारे कहीं ना कहीं बैठक करते थे। अभी हम बात आगे करेंगे, एक मिनट और बात करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे। तो उस वक्त मैं ये भी बात करूंगी कि उनका क्या बैठना उठना था, नजरियात क्या थे। तो या दो ही धड़े थे, जो मुझे भी लगता है, ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, कि या तो लोग पॉलिटिकल साइड पे थे तो वो मजहबी इसमें ज्यादा थे, या फिर लोग ज्यादा कम्युनिस्ट थे या लेफ्ट की पॉलिटिक्स के ऊपर काम कर रहे थे। उनको लगा और उन्होंने मेहनत की इसमें, ये आज वो इस बात को तस्लीम करते हैं कि हम उसको कम्युनिस्ट प्लेटफॉर्म से मजहबी जमातों के बढ़ते हुए रुझान को नहीं कट डाउन कर पाए, उसके आगे कोई बांध नहीं बांध पाए। लिहाजा फिर ये एक बहस चली जो हम आगे बात करेंगे कि क्या हुई क्या नहीं। बट आई पर्सनली बिलीव दैट कि अगर कोई शख्स कहता है कि ये मेरी आइडेंटिटी है, तो उसे हमें मानना पड़ेगा। हाँ, थ्रेट कब फील होता है, सवाल है कि थ्रेट किसको फील हो रहा है। अगर मैं एज ए नेशनलिस्ट अपने आप को बलोच कहती हूँ, पंजाबी समझती हूँ, सिंधी हूँ बाय बर्थ, तो ये मेरी आइडेंटिटी का इशू है ना। तो मुझे एक तो चुननी है कि मैं बाय रेस बलोच हो सकती हूँ, लेकिन मैं आज अपने आप को सिंधी बलोच कहना ज्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि मैंने इस धरती से जन्म लिया है, मैं यहाँ से, मेरा नाम है, मैं खाती कमाती हूँ, मुझे मेरी आइडेंटिटी ये है। तो फिर मेरा क्या बनता है, मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं इससे अपने आप को आज भी ये गाती फिरूं कि जी चूंकि मेरे बाप दादे बलोच थे। मतलब अगर किसी उर्दू बोलने वाले ने इस धरती पे जन्म ले लिया है, तो उसके लिए लाजमी है अपनी उर्दू शनाख्त को पूरी तरह खत्म कर दे, नहीं, और वसी तर सिंधी शनाख्त में अपने आप को जम कर ले। शनाख्त से मुराद क्या क्या, नाम का लगाना या उस पूरे सिस्टम को अडॉप्ट करना है कि भाई मुझे कोई नाम दे दो, मैं उर्दू बोलता हूँ, मेरी सकाफत मकामी, तो आप उर्दू बोलने वाले सिंधी हो सकते हैं। महाजरिज्म की जो इस्तिलाह थी या महाजिर की जो इस्तिलाह थी, शायद उससे निकलने के लिए ही वो मुत्तहिदा वाला एक फैक्टर भी आया, क्योंकि पहले आप कौन थे, पहले आप महाजिर थे, फिर बाद में आप मुत्तहिदा वाले हो गए, जो आप कम्युनिज्म वाली, और वो शायद एड्रेस नहीं हो पाया, या वो शायद और डेरोगेटरी बन गया किसी तरह से उनके लिए कि ये तो अपनी पहचान क्या लेकर आए थे, महाजिर बीइंग द उर्दू स्पीकिंग, एंड नाउ दे आर मेकिंग अ पॉलिटिकल पार्टी। मुझे ऐसा लगता है कि वो बका के लिए आपकी जरूरत थी, वो आपको एग्जिस्टेंस के लिए जरूरत थी, क्योंकि आपको वाइप ऑफ किया जा रहा था, और इस नाम को बहाना बना के, तो आपने कहा चलो यार हम नाम चेंज कर लेते हैं, लेकिन उससे वो कयादत, वो नजरिया लोगों के जहनों में, लेकिन जब हम जब हम मुहाजिर कहते हैं, अच्छा मुझे इस पर कोई एतराज नहीं, जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड, जब हम मुहाजिर कहते हैं तो हमारे ज़हन में पहली चीज यही आती है द पीपल जो माइग्रेट करके आए हैं। अब अगर मैं मिसाल के तौर पर, मेरी दादी ये कहती थी कि जी उनका बैकग्राउंड जो, तो वो लोग सिख कन्वर्टेड थे, पता नहीं कितने पुराने होंगे, और वहां पे पता नहीं वो कहाँ रहते होंगे, फिर वो सियालकोट में आके बस गए, सियालकोट में मियानी में उनका गांव था, वहां से फिर वो कराची में आ गए और कराची में आके रहने लगे। अब उसके बाद उन्होंने अपने आप को पाकिस्तानी तस्लीम कर लिया, उन्होंने अपने आप को पंजाबी, और जिस जगह के वो रहने वाले थे वहां उन्होंने वो तस्लीम कर लिया। अब वो माइग्रेटर्स नहीं थे, हाफ ऑफ द पीपल, मतलब जिन सरकमस्टांसेस में पाकिस्तान बना, इंडिया में से निकल कर आए लोगों के पास बहुत सारे लोग थे जो शायद पाकिस्तान इंडिया का बंटवारा नहीं भी चाहते होंगे, मतलब बहुत ही छोटी सतह के लोग होंगे जिनके कारोबार उधर है, इधर है, जिनका काम है, जो नौकरियां करते हैं, लेकिन आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ प्रेशर, आउट ऑफ फॉलोइंग के भाई चल क्या रहा है, हमें भी ये फॉलो करना है, वो लोग मूव कर गए होंगे ना।
तो जब वो मूव किए होंगे तो उन्होंने इवेंचुअली तो कोई चीज अपनाई होगी ना कि भाई हम यहाँ के रहने वाले और हम ये लोग हैं, वो उर्दू स्पीकिंग ही। वाई, मुझे ये समझ में नहीं आया कभी भी कि जो लोग भी अपने आप को महाजिर कहने लगे, मुझे तो यही समझ आता है कि भाई ये माइग्रेटर्स हैं, वो कभी भी अपने आप को उर्दू स्पीकिंग लोग क्यों नहीं कहलवा पाए? क्या इसकी वजह ये है कि उनको लग रहा था कि उनका कोई अलग सूबा ही होगा? क्या उस वक्त कराची बीइंग द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, उनको ये लगा था कि वो तो यहाँ रहते हैं तो हैदराबाद और कराची उर्दू स्पीकिंग वालों का ही होगा, अगर सिंधियों के लिए सिंध है, बलोचों के लिए बलोचिस्तान है, सरहदियों पख्तूनों के लिए सरहद है, सूबाई सरहद है, तो क्या वो सोच रहे थे कि हमारे लिए भी ये जगह होनी चाहिए? मेरे लिए जो पहला तजर्बा जो मुझे याद है अपने बचपन का, जिसमें मैंने आइडेंटिटी को समझने की कोशिश की, या मैं चौंका उसके ऊपर, या वो मुझे याद है यूँ कह लो, तो ये था किसी ने पहली दफ़ा मुझसे ये कहा, पंजाबी स्पीकिंग, फौज में थे वो साहब, मेरे अब्बू के दोस्त थे, उन्होंने कहा कि आप लोग हिंदुस्तानी हैं। तो मैंने पहली दफ़ा सुना, या मैं शऊर की उस सतह पे था जब मैंने इस बात को समझा, अच्छा हम हिंदुस्तानी हैं। तो इब्तिदा में नाम हिंदुस्तानी दिया जाता था, जो माइग्रेट करके आए थे हिंदुस्तानी थे। सो मच सो कि मेरे अब्बू जो थे वो टेलरिंग का काम करते थे, तो उनकी एक खातून थी, उनकी क्लाइंट थी, तो मेरे अब्बा की जामा क्लॉथ में दुकान थी, तो वो वहाँ आया करती थी। अब मेरे अब्बू उनको कहते ही हिंदुस्तानी थे, तो मेरे लिए ये बड़ी हैरान कुन बात है। तो मैं अपने अब्बू से पूछती थी ये क्या है, आप उन्हें हिंदुस्तानी क्यों बोलते हैं? तो उन्होंने मुझे कहा वो अपने आप को इंट्रोड्यूस मुझे ऐसे कराती हैं। तो मेरे लिए ये बड़ी हैरत की बात है कि वो अपने आप को क्यों इंट्रोड्यूस ऐसे करवाती हैं। शी वाज उर्दू स्पीकिंग लेडी, शी यूज्ड टू वेयर साड़ी एंड ऑल दैट। तो मेरे लिए ये बड़ा हैरान को, तो उस वक्त खैर मैं शायद 7-6 साल की थी। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि हम अपने आप को कैसे तारुफ कराएं अपना, मतलब अगर वो अवध के हैं तो बता दें हम लखनऊ के हैं, या वो दिल्ली के हैं तो बता दें दिल्ली के हैं, सहारनपुर के। वो अपने आप को एक इज्तिमाई तौर पे देख रहे थे कि भाई हम हिंदुस्तान से हैं, हालांकि तकसीम से पहले तो यही सब हिंदुस्तान में ही शुमार होता था। तो वो एक आइडेंटिटी का मसला तो था जो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किस तरह तारुफ कराएं। वो तो कुरान भी कहता है कि हमने लोगों के तारुफ के लिए उनको कौमों में बांटा, तो वो एक कौम शायद बन रही थी। वो जो उर्दू बोलने वाले थे वो एक कौम थे, उनके मफादात भी मुश्तरक थे। वो एक ख़ास खत्ते में, कराची में मिसाल के तौर पर वो ज़्यादा लोग यहाँ रह रहे थे। फिर वो कोटा सिस्टम आ गया, उसने कोटा सिस्टम ने और आपको दूर किया, सरकारी नौकरियों में आपको मसाइल का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ वो सिंधियों की एक बड़ी वाज़ेह थी उनकी आइडेंटिटी थी, उनके सकाफती मज़ाहिर थे। आपके पास शायद उस तरह का कोई ऐसा बड़ा मजहर नहीं था। उन मज़ाहिर में अपने आप को भी दिखाने के लिए पहली दफ़ा जब MQM वाले असम्बली में गए तो वो पाजामे में बास्केट हमारे भी ये सकाफती मज़ाहिर हैं, तो ये मसाइल थे। अच्छा, मैं इसको बहुत पीछे अगर आप इजाज़त लेके जाऊँ, वो हैदराबाद में एक नवाब मुजफ्फर साहब हुआ करते थे, जिन्होंने पहली दफ़ा इस अंदाज से सियासत करनी शुरू की जिसमें महाजिर का लफ्ज़ आया, और उन्होंने MPPM बनाई थी, महाजिर पंजाबी पख्तून महाज। ये 1969 की बात है। तो नवाब मुजफ्फर ने ये क्यों बनाई, उनको क्या ज़रूरत पड़ी? बज़ाहिर ऐसा लगता है कि भाई इन लोगों को UP-CP से आ रहे थे, सियासत करते हुए आ रहे थे, सियासत का चस्का था, यहाँ उनको फौरी तौर पे अपनी कोई कॉन्स्टिट्यूंसी मैसर नहीं थी। एक पहलू तो ये था। लियाकत अली खान पे इल्ज़ाम लगता है कि उन्होंने इस महाजिर या उर्दू स्पीकिंग को कराची में कॉन्सेंट्रेट किया ताकि उनको एक कॉन्स्टिट्यूंसी मिल सके। उनकी अपनी चीज़ों से भी तो बात साबित हुई ना कि डेलिबरेटली ही वाज डूइंग दिस थिंग। हाँ, तो नवाब मुजफ्फर साहब ने जब ये बनाई है तो इसका मतलब इसके नाम से ही ऐसा लग रहा है कि उनको वो सिंधी अक्सरियत से, या वहाँ जो सिंधी जागीरदाराना सिलसिला था उससे उनको कुछ मसाइल का सामना करना पड़ रहा था। वो वहाँ अपनी एग्जिस्टेंस चाहते थे और उनको ऐसा लग रहा था कि वो तनहा वो नहीं कर सकेंगे, तो उन्होंने इन सारी कौमियतों को मिलाया। लेकिन उसमें महाजिर का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, यानी 1969 में ये लफ्ज़ मौजूद था या कॉइन हो गया था। आपको अपने आप को कुछ ना कुछ तो कहलवाना है ना, और वो आप वसी तर उस सिंधी सकाफत में क्यों जम नहीं हुए, उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। जो मेरा ज़ाती तजर्बा या मेरा मुशाहिदा है, बचपन से मैं ये देखता चला आया हूँ। मेरे कुछ बड़े इस तरह की बातें मेरे कान में पड़ी कि भाई वो इनको गधा गाड़ी चलाने वाले या अपने से कमतर, अपनी तहजीब को उनसे बरतर समझ रहे थे। शायद वहाँ तालीम भी, या वो अंग्रेज़ी तालीम जिसको हम कहते हैं, वो हिंदुस्तान के मुकाबले में पहले सिंध के मुकाबले, पंजाब के मुकाबले में पहले आ गई थी। सरकारी मुलाजमतों में वो थे, तो उन्होंने अपने आप को बरतर समझना शुरू कर दिया था नफ्सियाती तौर पे। तो एक अपने आप को जिसने बरतर समझा है, वो एक कमतर जो सकाफत है उसमें अपने आप को कैसे जम करेगा, या उसके अपने आप को मातहत क्यों देगा? लेकिन देखिए, जब आप इतना बड़ा कदम उठाते हैं ना, एक हिजरत करना एक बहुत बड़ा कदम है, फिर अपनी हैसियत को मनवाना,
तो उसका मतलब है आप जहां जाके जगह बना रहे हैं, एक तो वहां पे आपको सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, दूसरा अगर आप उसको चैलेंज करेंगे तो फिर मैं भी बिदक जाऊंगी ना। मेरा घर है, ये हमारा डेरा है, हमारी मंजी टॉक का एक स्पेस है। यहाँ कोई आता है मेहमान के तौर पे 10 बिस्मिल्लाह, वो आके रहना चाहता है 10 बिस्मिल्लाह, लेकिन वो आके मुझे और आपको चैलेंज करेगा ना तो लामहला, मैं इसमें किसी एक साइड का वो नहीं करना चाह रही, नफ्सियात की मैं बात करूँ, लामहला फिर वहां पे एक तनाव की कैफियत पैदा होती है। तो यार हमने आपको जगह दी है, अगर ये, और वो अभी आपने बात की, इसके बीच में मैं रोकना चाह रही थी लेकिन आपकी बात बहुत अच्छी थी, वो ये कि देखिए जितने लोग आए वो 2 बड़ी आते रहे, लेकिन जो 2 बड़ी आप कहते हैं हिजरत का जो मरहला हुआ लोगों के आने का, वो एक 47 है और एक 52 है। और अगर हिजरत का मामला देखें तो फिर पंजाब की हिजरत को आप क्या कहते हैं, पंजाब की तकसीम को आप क्या कहेंगे? कि उन्होंने लिखा कि अज आखा वारस शानू कि तू कबरा विचो बोल, जिंदगी हुर्फ किताब दा कोई नवा वर्का फोल, एक रोई सी धी पंजाब दी तू लख लख मारे वैन, तू लिख लिख मारे वैन, अज लखा धियां रोंदियां तन वारस शानू कहन, उठ दर्द मना दे दर्दिया तक अपना पंजाब, वेले परियां लाशां ते लौदी परी चनाब। एक मिनट देखिए जो हिजरत है ना, अगर हम उसको महाजरिज्म के ऊपर लेकर आते हैं और खासतौर पर इसके हवाले से, वरना महाजर बड़े ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में और पाकिस्तान की जोग्राफिया के साथ तो फिर बहुत सारे जो मैं और आप बहस भी करते रहे, फिर हम उनकी औरों की भी बात करें, उसकी डेफिनेशन की भी बात करें, क्योंकि इंटरनेशनली स्टैंडर्ड्स हैं। रेफ्यूजी की डेफिनेशन ये होगी, इमिग्रेंट्स की होगी, इलीगल इमिग्रेंट्स की होगी, वो पूरी डिफाइन है। जिस दिन मैं और आप बहस कर रहे तो बहुत गर्म बहस चल रही थी, मैं वहां पे अटकी हुई थी, उसकी वजह कि स्टैंडर्ड डिफाइन है, उसी पे आपको बात करनी है। अब आ जाते हैं इस चीज के ऊपर जो आप कह रहे थे कि आइडेंटिटी का मसला था सारा, लेकिन देखिए जमात इस्लामी में महाजर बाकायदा MQM के बनने से पहले उर्दू बोलने वाले तबके की कितनी शमूलियत थी, अगर उनको नंबरों में गिना जाए वो ज्यादा, और अभी भी है शमूलियत थी, लेकिन क़यादत पंजाब के पास चली गई थी, वो बिल्कुल ऐसे हुआ था। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखिए कि जो आए लोग उर्दू स्पीकिंग खासतौर पे आ गए हैं, ठीक है, अब जो उर्दू स्पीकिंग बोलने वाले आए वो सिर्फ कराची हैदराबाद में आबाद नहीं हुए ना, खैरपुर में भी, सखर में भी, सांगड़ में भी, पंजाब में, लाहौर में भी, इवन सियालकोट में भी, कोयटा में भी मैंने वो देखे जो हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कानपुर से हैं, अलीगढ़ से हैं, और आपको पता है कि जो हमारे एक सिंध के बहुत बड़े दानिशवर उलमा में से उनका नाम आता है, वो है फैज साहब, काजी फैज मोहम्मद। काजी फैज मोहम्मद उस जमाने में ऊँटों पे बैठ के ये लोग गए थे अलीगढ़, ताकि भाई वहां जाके और पढ़कर आए थे, और उनकी अम्मा ने उस जमाने में अपना जेवर बेच के, यानी इतना शऊर था कि एक आला तालीम के लिए मैंने बच्चे को भेजना, तो ये जेवर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बलूचिस्तान से भी लोग, मैं यही बता रही हूँ, सारे गए और उन्होंने अलीगढ़ से दिया, तो उन्होंने उसको अपने आप से जोड़ा। कि मैंने कोयटा में ऐसी फैमिलीज देखी हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं तकरीबन 60-70 साल या 100 साल पहले के ठेठ हिंदुस्तान के किसी घर के अंदर बैठी हूँ, जहाँ वही नस्ताली उर्दू भी है और रखरखाव भी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम तो चौथी नस्ल है जो कोयटा में रह रहे हैं। कराची से मवाजना नहीं कर सकते। नहीं, मेरी बात सुनो, 1.5 करोड़ लोग हैं आज, सर आबादी से पहले मैं बात कहना ये चाह रही हूँ, नहीं मैं कहना ये चाह रही हूँ कि जो लोग वहाँ आए ना, जो वहाँ लोग आए, मीरपुर खास में देख लें आप, सखर में, खैरपुर में, दिल्ली के रहने वाले जो लाहौर में आके बसते हैं, आज आप उनकी किसी चीज से अंदाजा नहीं लगा सकते, उन वहां दोनों ने एक दूसरे को कबूल कर लिया। मैं सिर्फ एक की बात नहीं कर रही हूँ, दोनों ने एक दूसरे को कबूल किया। और ये जब MQM का मामला आया तो वो पंजाब साइड पे और बाकी सूबों के अंदर जो वो रहने वाले हैं उर्दू स्पीकिंग, वो इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हुए। बेसिकली ना इनके उस थीसिस से इख्तिलाफ है जो वो कह रही है कि किसी और शहर में गए कराची के अलावा, उसमें जम हो गए। मैं खुद अपना वाक़या बताऊँ, वाक़या क्या है, वो मेरे अजीज़ हैं जो लाहौर में हैं, बहुत बड़ी हमारी बरादरी का हिस्सा लाहौर में, तो वो एजाज भाई जब कभी कभार कराची आते थे तो वो जिस तरह उर्दू बोलते थे, मैं उनसे कहता था, वो यूसुफ साहब का मशहूर जुमला कि भाई जब तुम उर्दू बोलते हो ऐसा लगता है झूठ बोल रहे हो, तो भाई तुम पंजाबी ही बोल रहे हो। वो पंजाबी इतनी उनके ऊपर हावी आ चुकी थी क्योंकि अपने इर्द गिर्द 60%, 70% वो पंजाबी स्पीकिंग थे। कराची में ये उन्होंने बोली भी, देखिए उन्होंने बोली भी, जी बोलनी मजबूरी थी ना भाई, चारों तरफ आपके पंजाबी बोली जा रही है, यहाँ तो कहीं सिंधी आपको नजर ही नहीं आ रही ना, मतलब बहुत कम इलाकों में, गुलशन में या उन इलाकों में अब आके सिंधी स्पीकिंग आबाद हो गए, वरना हर तरफ उर्दू ही उर्दू थी। मुझे याद है कि पाकिस्तान से जो आप अपने आप को जोड़ते थे और नजरिया पाकिस्तान से जो इसमें भी है, उसमें भी आप अपने आप को सिंधियों से डिटैच करते थे। वो GM सैयद की तहरीक शुरू हो चुकी थी। 14 अगस्त को मेरे अब्बू निकले गाड़ी में और उन्होंने झंडा लहराया हुआ था, तो एक खास जगह पे वो गए तो उन्होंने कहा कि झंडा अंदर कर लो। अब मुझे याद आता है कि वो अलबेला का इलाका था और हम जब अंदर गए कुछ आबादी,
ये लसबेला वाला है ना? लसबेला वाला है। हाँ। मुझे ओके, याद आया अलबेला कि कितने अरसे बाद मैंने अलबेला सुना। जब अंदर गए आबादियों में तो मुझे लाल झंडे नजर आए जिसके ऊपर कुल्हाड़ी बनी हुई थी। सही तो मुझे समझ में आया कि अब्बू ने क्यों अंदर करने को कहा है। जी। तो वो जो सिंधियों की एक कौम परस्ती थी उसके मुकाबले में अपने आप को पाकिस्तानी साबित करने के लिए भी अपने आप को सिंधियत से अलहदा रखना था, शायद ये भी कोई सोच थी। मतलब उसमें आपके मफादात नहीं देखिए, सवाल यहाँ पे यही आ रहा है, पाकिस्तान इसलिए आए जी। कि आपको यहाँ इकोनॉमिकली आपको बेनिफिशियल था, आपको यहाँ सिक्योरिटी मिल रही थी, आप पाकिस्तान के नाम पे आए ना। अगर कोई कहता है कि यार हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए या हमें पाकिस्तान खत्म करना है, तो आप उसके साथ सकाफती तौर पे कैसे यकजा हो सकते हो, ये एक मसला था। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत कह रहे हैं या उनका हक नहीं था, उनकी सरजमीन है, हजारों साल से वो यहाँ आबाद हैं, वो अपनी सिंधियत पे फख्र करते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन फिर आप कैसे यकजा कर सकते हैं? इस तरह की कोई तहरीक या इस तरह की कोई सोच पंजाब में या केपी में जन्म नहीं ली उसने ना, तो वो उनके लिए आसान था एक दूसरे के साथ शामिल हो जाना। फिर यहाँ मफादात का टकराव बहुत ज्यादा हो गया। वो इकोनॉमी की बात है सारी ना। देखिए एक मिनट मेरी बात सुने, आप जब मैं फिर आपसे ये बात कर रही हूँ ना, आप थोड़ा सा उसको नफसियाती तौर पर भी देखने की कोशिश करें कि जो लोग आ रहे हैं, ज़ाहिर है वो एक तालीमी बैकग्राउंड से है, इस पर हमें कोई मतलब खामखा की बहस करने की जरूरत नहीं है। ज़ाहिर तालीमी हालत जो है वो उन खित्तों में बहुत अच्छी थी जो आज हिंदुस्तान कहला रहे हैं। ये वहां से आए हुए लोग थे, यहाँ आके उनको क्या कुछ मिला, क्या कुछ मिला उसके। अब जब मेरी जमीन है, मेरी धरती है, मेरे रिसोर्सेज है और मैंने आपको वेलकम भी कर दिया, तो उसमें फिर एडजस्टमेंट वाली बात वाली आ रही थी ना। जो मुझे लगता है वो ये कि जब सिंधिज्म पे ये टकराव या क्लैश लगा तब जाके रिफ्ट ज्यादा बड़ी होगी, वरना जो इकोनॉमिकल ग्रुप्स थे छोटे छोटे, उसमें वो लोग भी जो रन ऑफ कच्छ में से आए हुए थे, गुजरात से आए हुए थे, और उनमें बड़ी तादाद उन लोगों की जिनके बारे में मैंने पढ़ा और मैं उनसे मिली भी हूँ कि जो पाकिस्तान बनने के बाद विलिंगली, किसी खौफ या उसकी वजह से नहीं, उनको लगा जी हमें वहां जाना चाहिए, वो गए और फिर वो वापस आए। तो उनका क्या इस धरती के साथ मामला था, उस सिंधिज्म में कभी भी उनका क्लैश आपको नजर नहीं आएगा, ठीक है ना। जो राजस्थान से लोग आए, जो और दूसरी गुजरात साइड से, तो चूंकि ये मुझे जो लगता है कि माशी हब रहा है हमेशा से, यहाँ आके फिर हुआ कि जी ग्रैबिंग वाला मामला भी था कि जी जो इकोनॉमिकली जितना ज्यादा ग्रैब कर सकता है रिसोर्सेज को, वो पावर में, और ये रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी है। लेकिन जो मुझे लगता है वो ये कि जब आपने यहाँ आके सिंध में आके आप सिंध को चैलेंज करेंगे, आप पंजाब में बैठ के पंजाबीज़्म को चैलेंज करेंगे, तो आपको फिर भुगतना पड़ेगा। वो झगड़ा होगा, एक मिनट, वो झगड़ा होगा। अनवर मकसूद साहब ने अभी कुछ बहुत पुराना नहीं, उनका मतलब साल 2 साल के अंदर हुआ होगा, मुझे उसकी डेट याद नहीं, उन्होंने से बड़ी अच्छी बात की। और देखिए अनवर मकसूद साहब की फैमिली भी जो है वो बहुत तालीम याफ्ता और सारे उनमें उनका बड़ा फिगर है उन लोगों का। उन्होंने एक बात की कि जब उनसे ये सवाल किया गया कि अब आप क्या हैं, तो उन्होंने जो बात की, जो मेरा भी नजरिया है कि लफ्ज़ महाजरिज्म ने उर्दू बोलने वाले वो सारे लोग जिन्होंने दिल जान तन मन धन के साथ सिंध को कबूल किया, इसका हिस्सा बने, उनकी वफादारियों पे बहुत सवाल उठा। और जो मैंने आपसे कहा ना कि मैंने पंजाब में इसका मंजर कब देखा, जब यहाँ से लाशें वहां जाने लगी ना। जैसे आज आपको बताया ही जा रहा है कि जी वो बलूचिस्तान में पंजाबी आइडेंटिटी ढूंढ के मार देते हैं, तो जो पंजाबी कोटा में रह रहा है या बलूचिस्तान में रह रहा है वो कहाँ गया, वो तो वही है अभी तक। तो इस पॉलिटिक्स को भी तो हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट्स गोइंग ऑन। तो हुआ ये कि जैसे कालाबाग का इलाका मैं आपको बताऊं, वहां पे कुछ आबादी जो मिक्सअप उनके साथ रह रही थी दरिया की तरफ, ईसा खैल और इस इलाकों के अंदर, इन सारे हालात में जो 80 से स्टार्ट हुए और 90 में अपनी पीक पे पहुंच गए, उसके बाद वो सारे लोग जो दरिया के उधर जाके शिफ्ट हो गए। क्यों? उससे पहले उनसे और अच्छा अभी भी आप चले जाएं तो वो आपको अपनी उसी अचकन में और अपने इस लिबास में मिलते हैं, तो कहीं एक्सेप्टेबिलिटी है। लेकिन कब हुआ? जब उनको लगा कि जी ये तो हमारे लोग आ गए। मुझे याद है मैंने आपको एक दफा बताया था कि हमारे दोस्त ने हमसे कहा था कि कोई जवान साल लड़का जो कत्ल हो गया, तो वहां पे, और ये झंग का इलाका था, और लफ्ज़ बहुत ही बेचारा, बिल्कुल ही बेआसरा टाइप का, उसके लिए इस्तेमाल होता है शोदा। और जो हमारे कराची में खासतौर पे बलोच या मकरानी कम्युनिटी है, उसमें उसको हम बोलते हैं शूम, ये सेम वर्ड्स हैं। तो जो लोग इस ज़बान समझते हैं उनको पता है मैं क्या कहने, तो शोदा एंड शूम। तो अब वो जो जब वो कवरेज पे गए सहाफ़ी, तो उन्होंने देखा ज़ाहिर है कि जवान साल मौत थी, तो माँ और ख़वातीन जो रिश्ते की थी वो बैन कर रही थी इस पर, और वो कह क्या रही थी कि तू क्यों मर गया, कुशोदा महाजर मर गया हो गया। ये कहाँ से आई? ये यहाँ से आई, ये यहाँ से आई। उसको पता है कि इनका कोई बेयारो मददगार लोग हैं, कोई खित्ता नहीं है, कोई मैंने इसीलिए कहा लफ्ज़ शोदा। तो महाजरों का मसला सबसे अलग है ना, तो उनके यहाँ तो डॉक्टरबिलिटी का मसला है ना। अगर किसी पंजाबी को परेशानी होती है,
वो सियालकोट चला जाएगा, वो डस्का चला जाएगा, वो सरगोदा चला जाएगा, किसी पठान को कोई मसला होता है कराची में, वो वजीरिस्तान चला जाएगा, वो क्वाड चला जाएगा। उर्दू स्पीकिंग कहाँ जाए? मतलब ये एक आपका यूं कह लें अलमिया भी है, क्योंकि पिंड नहीं है ना, मेरा कोई गांव नहीं है, मेरा कोई गोठ नहीं है, मैं कहाँ जाऊं? मैं एक रात, ताबन मेरा भी नहीं है, एक रात आप अपने गम बाद में रोइएगा। भाई मेरा अलमिया है, आप तो मेरे सामने बैठ के कह रहे हैं मुझे दुख वो है। आपका इसलिए नहीं, उसमें आपका कसूर है। अच्छा मैं एक रात ना एक शेर पढ़ के सारी रात चाय की दुकान पे बैठा रहा, जौहर की, आज भी मुझे याद है। वो हिमायत अली शायर का है कि तुम्हारे विरसे अजदाद को खुदा रखे, मुझे भी प्यार मेरे शहरे हस्तो बूत से है, मेरा वतन मेरी माँ है, मैं इब्ने मरियम हूँ, तुम्हारा खून का है रिश्ता तो मेरा दूध से है। मतलब अजीबोगरीब शेर है। और मुझे क्या इसने किसी ने स्ट्राइक किया, वो कह रहा है तुम इब्ने मरियम हो, मैं इब्ने मरियम हूँ। तो इब्ने मरियम तो पैदाइशी बिन बाप के थे ना, बाप नहीं था हमारे यहाँ मुसलमानों में। तो फिर तस्लीम कर लेते हैं एक मिनट ना जी। तो क्या मैं भी बिन बाप का हूँ? मैं पैदाइशी यतीम हूँ? इस चीज ने मुझे सारी रात परेशान रखा। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आइडेंटिटी क्राइसिस एक जमीनी हकीकत है ना। अच्छा, लेकिन हमारे यहाँ बड़ा अच्छा है कि यतीम बच्चे के सर पे हाथ रखना है ना, हमारे यहाँ बड़ा अच्छा है कि यतीम बच्चे के सर पे हाथ रख दिया जाए। वो तो कह रहे हैं महाजिर शोधे को मार दो। नहीं, अगर आप जो आपने बात की मैं उसके तसलसल में कह रही हूँ, उसके बावजूद वो खड़ा होकर कह रहा है मैं तो महाजिर हूँ, मैं तो महाजिर हूँ, तो भाई तय कर लो। उर्दू स्पीकिंग वो पाकिस्तानी हूँ। मैं फिर दोहराऊंगी अनवर मकसूद साहब की बात कि उन्होंने जब पूछा उनसे एंकर ने कि फिर अब हम क्या हैं या उर्दू बोलने वाले, उन्होंने कहा हम उर्दू स्पीकिंग सिंधी हैं। एंड आई लव दिस लाइन। जमीन को एक्सेप्टेबिलिटी के बाद आप मुझे बताएं, खुदा ना करे आज सिंध के साथ कुछ होता है तो फिर हम सारे लोग एक ही जगह खड़े हैं ना। आज हमारा सारा ताल्लुकदारी से, एक बात, दूसरी बात, नस्लें की चौथी पांचवी नस्ल आके खड़ी हो गई है। हम जब एक फोरम है हमारा पाक इंडिया पीपल्स फोरम फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, कभी इस पे बात करेंगे हम। उसमें एक मकसद ये था कि हम दोनों मुल्कों में पीपल टू पीपल कांटेक्ट करें और ऐसे हालात हो कि आम आदमी की रसाई दूसरी जगह पे मुमकिन हो। उसमें कुछ अर्सा पहले हमने ये बात महसूस भी की और बहुत बड़े पैमाने पे होने लगी कि वो जनरेशन मादूम हो रही है जिनका कोई रिश्ते का सगा वहां पे है या यहाँ पे है। तो वो जो एफिलिएशन होती है, वो जो आपका अट्रैक्शन है ब्लड रिलेटिव के साथ, वो कम होता जा रहा है। तो वो जो तहरीक है ना कि दोनों मुल्कों के लोगों को मिलना चाहिए आपस में, उस पर बहुत कारी ज़रूरत पड़ेगी और मुझे अब इसका एहसास अब भी हो रहा है। अच्छा, अनवर मकसूद साहब ये कह रहे हैं और लोग कहते हैं कि उर्दू स्पीकिंग सिंधी हैं, तो उस उर्दू स्पीकिंग सिंधी के लिए कोटा सिस्टम क्यों है? वो उर्दू स्पीकिंग सिंधी वज़ीर आला सिंध क्यों नहीं बन सकता? मतलब आपने खुद अलग रखा है ना, आपने खुद बताया है कि नहीं भाई तुम शहरी हो, तुम नहीं वज़ीर आला बनोगे। बात कौन से सिंधी थे? अरे गवर्नर था। अच्छा, गवर्नर यानी कोई मेरी बात सुनो, कोई आज तक को वज़ीर आला उर्दू स्पीकिंग बना? उसकी वजह क्या है कि उर्दू स्पीकिंग इसलिए नहीं बनाया गया? तो क्या वजह है? नहीं, आपने जो, मैं तो आपसे जानना चाह रही हूँ ना कि कहाँ लिखा हुआ है उर्दू स्पीकिंग नहीं बन सकता? ऑल टुगेदर नहीं, मैं सर जी तो आप बनाइए ना। आपने इतने ऐसे हुकूमत की, हर गवर्नमेंट में आप बैठे। अच्छा, आपने जमहूरी हुकूमतों की सिबराइयाँ की, आप उनकी गोद में बैठे। आपने, मैं सियासी जमातों के हवाले से बात कर रही हूँ, आपने डिक्टेटरशिप की मुखालफत की, आप हर डिक्टेटर के साथ बैठ के गवर्नमेंट में बैठे। तो मैं कहती हूँ सब कुछ छोड़ दे। आपने उस दौरान क्या किया? की बात कर रही है, मैं उसी की बात कर रही हूँ। की बात कर रही थी या उर्दू? तो वो जमात कौम की बुनियाद पे बनी हुई है, जमात कौम की बुनियाद पे बनी है। और जुल्म क्या हुआ? जमात के अपने मफादात थे, उसको क्रश किया जा रहा था, उसको सफाया किया। जब मौका मिला तो क्या? मैं चुप रहा हूँ। नहीं, आपका मकसद नहीं, खत्म तो नहीं हो गया। ये किताब है सर सैयद 47 सेक्टर इंचार्ज। मुझे ना इसका नाम बहुत पसंद है क्योंकि वो एक फिक्री, पता नहीं बुनियाद इसको कहेंगे या नहीं कहेंगे, एक फिक्री तौजी कह लो या एक फिक्री समझबूझ फराहम कर रही है इस सारे प्रोसेस का। सर सैयद 47 सेक्टर इंचार्ज उस्मान जामी की ये किताब है और इसकी कहानी एक लड़की के बारे में, नौशाबा, जो मीरपुर खास में रहती है और उस वक्त नया नया MQM इंट्रोड्यूस हो रहा है और MQM आ रहा है अंदर। अच्छा, नौशाबा की जो बहनें हैं वो पीपल्स पार्टी में, उनके अब्बा जो हैं वो MQM को भी पसंद नहीं करते और पीपल्स पार्टी को भी पसंद नहीं करते। मखसूस अब्बा, हाँ, और नौशाबा के जो भाई हैं या नौशाबा का जो महबूब है वो दोनों MQM में चले गए। तो मैं दोबारा इसके नाम पे आऊंगा। सर सैयद 47 सेक्टर इंचार्ज। सर सैयद महाजिर सियासत का एक अहम फिगर मैं समझता हूँ, जिन्होंने शायद नजरिए पाकिस्तान की बुनियाद रखी। यानी जो झगड़ा उर्दू हिंदी का जन्म लिया और उसमें सर सैयद ने उर्दू को सपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि भाई आप कांग्रेस में ना जाना,
कांग्रेस में जाने से रोका, तो एक जो वसी तर कौमियत थी, हिंदुस्तानी कौमियत थी या हिंद की कौमियत थी, उसमें वो डिवीजन नजरिए पाकिस्तान से पहले ही आ गई थी। मतलब हिंदू मुसलमान की वो डिवीजन आ गई थी, हिंदी उर्दू की वो डिवीजन आ गई थी, और उससे मुंतज हुई बात 47 पे, और 47 से बात पहुंची सेक्टर इंचार्ज तक। तो ये एक ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी तरतीब है कि उसी तरतीब से ये सारी चीजें हुई हैं। जो मैंने शुरू में बात की कि वो एक सिंधियों के हवाले से अपना एक एहसास बरतरी था, जो मेरा तजर्बा, और फिर मैंने जो अपने आप को पता चला कि भाई हम हिंदुस्तानी हैं, तो इस तरह की कुछ ऐसी यादें हैं जो एमक्यूएम से भी वाबस्ता है मेरी। वो छोटी छोटी यादें हैं कि एमक्यूएम कैसे तरतीब पा रही है, एमक्यूएम किस तरह से पेनिट्रेट कर रही है, एमक्यूएम किस तरह वो वाली एमक्यूएम बन रही है। मैंने जब एमक्यूएम की वो तशद्दुद वाले पहलू पे बात की, कुछ पुराने एमक्यूएम के ज़ुआमा से, एक एमपीए से भी बात हुई, तो उनका मौक़िफ़ यही था कि भाईजान वो तो बहुत बात की बात है कि जब ये असला आया और टीटी कल्चर हुआ और तशद्दुद का कल्चर हुआ, शुरू में ऐसा नहीं था। बाद में लोग आ जाते हैं, गुंडे भी आ जाते हैं, और इस तरह के क्रिमिनल लोग भी पार्टियों में आ जाते हैं, वो अपने मफादात के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल नहीं है, क्योंकि मैं शुरू से एक ऐसे इलाके में रहता हूँ जो डोमिनेट कर रहा था, उर्दू स्पीकिंग इलाका था, पापोश का इलाका था, और मैंने शुरू में ही एमक्यूएम के हवाले से वो असलहा और वो चीज़ें देख ली थी। ये अलग बात है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जो पहली टीटी देखी थी वो शिपॉन्स कॉलेज में एक जमाती लड़के के पास देखी थी। जमात इस्लामी वालों के पास असलहा होता था और दूसरे लोगों के पास असलहा होता था, इनके पास नहीं होता था, शुरू में ज़ाहिर नहीं होता। जामियात में मुतारिफ भी उन्होंने करवाया, और वो अफगान वॉर के बाद लोग कहते हैं आता है। लेकिन जो मुझे पहली बात अब बात करते करते याद आई, वो एक वाकया था जब मैंने देखा कि हमारी महल्ले में एक उस्मानिया मस्जिद थी, उसका एक बहुत बड़ा अहाता था, वहाँ किसी एक उर्दू बोलने वाले की और एक पठान की लड़ाई हुई है, और अचानक पता नहीं कहाँ से बहुत सारे पश्तो स्पीकिंग आ गए और उन्होंने उर्दू स्पीकिंग को बहुत मारा, और वो कुछ नहीं कर सका और वो पिट के घर पे चला गया। जो दूसरी याद आती है मुझे, जो मैं असलहे के हवाले से और तशद्दुद के हवाले से, वो तो मैंने जिक्र कर दिया कि मैंने शिपॉन्स कॉलेज में पहली टीटी देखी अपने एक जमीयत के लड़के पे, वो मैं इंटर में था उस वक्त। मेरा एक दोस्त था अदनान, जो पापोश में रहते थे हम लोग 5A में, उसने मुझे बड़े खुफिया अंदाज में और बड़ी अजीब सी मुस्कुराहट के साथ एक तस्वीर दिखाई। वो मुझे कहने लगा ये क्लाशनकोव की तस्वीर है, ये इंटर का ही ज़माना होगा, इंटर या मैट्रिक का। अच्छा, वो लड़का हमारे महल्ले में फिजिकली ज़रा स्ट्रॉन्ग समझा जाता था, वो धक्के भी लगा देता था, वो लड़ाई होती थी तो ख़ासतौर पर उसको बुला के लेके जाया जाता था। तो उसके हाथ में मैंने देखी और उसने मुझे समझाया कि ये है, फलाना है, ढिमकाना है, ये क्लाशन होती है। अच्छा जी, अब क्लाशन क्या होती है ये उस वक्त नहीं पता था। फिर कुछ अरसे बाद जब ये हंगामे शुरू हो गए और हालात इस किस्म के हो गए, जब क्या कहते हैं वो फौजी जब आ जाते, क्या कहते हैं उसको, कर्फ्यू लग जाता था, तो मैं और अब्बू, कर्फ्यू लग गया, मैं और अब्बू निकले अपनी गली से, और खाली सन्नाटा था, और उस गली से एक लड़का, 2 लड़के निकल के आए जिनके हाथ में टीटियां थी, और उन्होंने हमें रोका। अचानक मेरी नजर पड़ी तो उनमें से एक डांटे बांधा हुआ था, उनमें से एक लड़के ने अपना डांटा हटाया, तो वो अदनान था जिसके पास पहले क्लाशन की तस्वीर थी और अब उसके पास हाथ में टीटी थी। उसने कहा तवान निकल जाओ तुम यहाँ से, तो मैं निकल गया वहां से। तो वो जो क्लाशनकोव की तस्वीर आपको दी गई थी, वो आपको बताया, समझाया और उसके साथ यूज टू किया जा रहा था कि अल्टीमेटली आपके हाथ में वो असला आना है। जो मैंने पहला वाकया आपको बताया कि जी वो एक पठान ने मिलके मारा और वो उर्दू बोलने वाला कुछ नहीं कर सका, इसी से मैं कनेक्ट गुलिस्तान जौहर के एक वाकये से करूंगा। ये जौहर मोड़ का वाकया है। मैं एक वैगन से उतरा और मैंने देखा कि एक और लड़का उतरा है उस वैगन से, और उसकी कंडक्टर से कुछ तू महमे हुई है और कंडक्टर ने उसके ऊपर हाथ उठा दिया। मैं सिर्फ ये मामला देख ही रहा था खड़ा हुआ कि अचानक ड्राइवर आया और ड्राइवर और कंडक्टर ने दोनों ने मिलकर मारा उसको, उस लड़के को मार रहे थे। पीछे से 2 बाइक वाले आए, उन्होंने बाइक रोकी और उनको अंदाजा हुआ कि मामला क्या है, और फिर इन दोनों ने मिलकर मारना शुरू किया उस कंडक्टर और ड्राइवर को। वो तीसरे लड़के ने भी दबा के मारा, इन तीनों ने ठीक ठाक मारा, सही की पैंटी जो होती है ना वो लगाई, और फिर उनको मजबूरन कंडक्टर ड्राइवर को, जो कि पश्तो बोलने वाले पठान थे, उनको भाग के वापस जाना पड़ा। वो गाड़ी में बैठे और चले गए। इस लड़के ने जो पिट रहा था इन दोनों का शुक्रिया अदा किया, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं यार, आज इनको पता चल गया होगा कि ये शहर किसका है। तो ये चीज चल रही थी, मुसलसल चल रही थी। उस तशद्दुद की कुछ वजूहात भी थी, उस असलहे की कोई वजह भी थी। शाही सैयद से मैंने एक दफा कहा कि यार हमारे गुलिस्तान जौहर में लियाकत बंगश ने बड़ी अजाब मचाया हुआ है। पहलवान गोड पे वो रहता था और वो टीटी लेके घूम रहा है और लोगों से पत्ते ले रहा है। वो गुलिस्तान जौहर में जो एरिया था,
ये तुम समझ लो 15 साल हो गए होंगे इस बात को, 12 साल हो गए होंगे। तो उसने मुझसे, मैंने कहा भाई आप तो एएनपी जो है वो आप अदम तशद्दुद की जमात है और फलाना ढिमकाना। तो उसने मुझसे अजीब बात की, कहने लगे यार ये जो कराची की एएनपी है ना, ये एमक्यूएम वाली एएनपी है, मतलब उनको भी उसी तरह का रद्द-ए-अमल में तशद्दुद दिखाना था। तो क्या ऐसा था कि एमक्यूएम को भी तशद्दुद पे इसलिए उतरना पड़ा कि उस वक्त तक जमात इस्लामी के पास और दूसरी जमातों के पास असला था? जब अल्ताफ हुसैन ये कहते हैं कि अपने टीवी बेचो और बंदूकें लो और कलाशन लो, और आपको पता है ये तक हुआ था जो एमक्यूएम के अंदर खाने मामला चल रहे थे कि बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखो, बड़ी बड़ी मूछें रखो, यानी आप शबात से आपकी हैबत आए। और मैंने ऐसे लड़कों को देखा है, पापोश में देखा है, जिन्होंने इस तरह का हुलिया बनाया हुआ था, थोड़ा सा कद काट अगर उनका अच्छा है तो उन्होंने बड़ी बड़ी दाढ़ियां। हमारे यहाँ एक लड़का काम करता था आके, इसका कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा था, अता नाम है उसका। तो वो यहाँ कराची में रहता, तो वो सीधा साधा जैसी मूछें हैं उसकी वैसी रहती थी। जब गांव जाता था ना तो वो हमेशा मूछें बढ़ा लेता था, वो सराय की पट्टी में जुनूबी पंजाब। तो मैंने एकदम उससे पूछा, चल यार वहां के लिए जरूरी है, मतलब जैसा देश वैसा भेस वाला मामला है। तो एमक्यूएम को या महाजिर उर्दू बोलने वालों को अगर इस तरह की चीजों का या इस तरह के रवैयों का सामना करना पड़ा तो वो उन्होंने किया, लेकिन उसके बाद वो हद से ही निकल गए। उन्होंने किसी को नहीं देखा, उन्होंने अपनों को भी मारा है। एक मैं वाकया और सुना दूं आपको कि मुझे अच्छी तरह याद है, वो आपको सबको पता है कि वो भत्ते भी ले रहे हैं और जबरदस्ती फितरा भी ले रहे हैं और खाने भी ले रहे हैं, ये छीन के लेते थे। और मुझे याद है इसमें वोट भी ले रहे हैं, सब्जी मंडी में वोट भी ले रहे हैं, पर्ची लिख के दे रहे हैं। इतवार बाजार में मैंने एक सब्जी वाले से वो फितरे की उसने पर्ची दी, ये लो फितरा, फितरे की पर्ची। उस सब्जी वाले ने बागड़ी था बेचारा, उसने कहा भाई मैं तो हिंदू हूँ। तो वो जो फितरा लेने आया था ना, उसने बाट उठा के उसके मारा, हिंदू के बच्चे फितरा निकाल। तो उसने हिंदू से भी फितरा लिया। और जो मैं बात बता रहा था कुर्बानी की खालों के मामले, एक अंकल के पास आए और उनको भी पर्ची दी कि जी ये खाल हमारी है, मौलवी साहब से। उनको नहीं देनी थी खाल बात, तो उन्होंने कहा भाई मैं नहीं दूंगा, मैंने मदरसे में बात कर ली है। तो उस लड़के ने टीटी निकाल, ये मेरा सुना हुआ वाक़या है, वो तो मैंने देखा था जो बाट मारा था, लेकिन ये सुना हुआ वाक़या है मेरा। तो उन्होंने टीटी निकाल ली। अंकल कहने लगे अच्छा रुको। वो अंदर गए और अपनी वो 60-70 हज़ार की जो गायें थी या लाख की होगी, अंदर से अपनी गन ले गया और गायों को मार दिया, अब खाल ले जाओ। मतलब ये हुआ था। मेरी जो बात मैं कर रहा था कि मेरी कुछ लोगों से बातें हुई हैं जो एमक्यूएम को जबरदस्त तरीके से डिफेंड कर रहे थे, उसके क़याम का जवाज बयान कर रहे थे, वो भी इस बात से मुत्तफिक है कि जब एमक्यूएम ने अपने लोगों से छीना झपटी शुरू की और अपने लोगों को डराना धमकाना शुरू किया और अपने इलाकों में ये दहशत मचा दी। पापोश में मुझे याद है हम लोग सो नहीं पाते थे जब तक फायरिंग की आवाज ना आ जाए। जब फायरिंग की आवाज हो जाती तसल्ली हो गई थी कि यार आज की फायरिंग हो गई, उसके बगैर हम सो नहीं पाते थे। उसके बाद जो ऑपरेशन होता हुआ, क्या था? होता क्या था? होता बस वो अपने घर पे खड़े हो गया भाई फायरिंग करते थे। उससे क्या सुकून मिलता था? भाई सुकून नहीं, ये हमें धचका लगा रहता था यार पता नहीं कब फायरिंग शुरू हो जाए। एक दफा फायरिंग हो जाती थी तो एक सुकून में आया था यार अब हो गई। अच्छा मैं बात कर रहा था कि जब ये हंगामा आराई शुरू हुई, लूट मार शुरू हुई, फसादात शुरू हुई, एक तो बुशरा सैदी का कत्ल वाला के कत्ल किया, वो गाड़ी उसको मार के चली गई, तो उसके बाद वो एक शुरू हो गए थे। फिर वो अलीगढ़ वाला सानेहा था जिसमें इन्होंने भी मारा था और उन्होंने मारा था और इनकी तरफ से भी मारा था, क्योंकि पठान वर्जन ये है कि भाई ये लोग घरों में कूदे थे और हमारी बच्चियों को इन्होंने मारा था और जो कुछ हुआ था। जब हैदराबाद वाला वाकया हो रहा था और सोराब बोर्ड पे फायरिंग करके इनको मारा था, उसने लाशें दी थी। एमक्यूएम की सियासत या एमक्यूएम की कामयाबी भी लाशों की मरूने मिन्नत है। जब आपको लाशें मिली तो आपको एक अदम तहफ्फुज़ का एहसास हुआ, वो एक पूरे सियासी फलसफे ने आपको डरा दिया कि अगर तुम नहीं मारोगे तो ये भी मारेंगे, ये तुम्हें मारेंगे और तुम्हें हमारी जरूरत है, हमारी सियासी पुष्पनाई की जरूरत है। तो ये भी एक पहलू था एमक्यूएम की तरफ जाने का। पता नहीं मैं क्या कह रहा था, मैं भूल गया। असल में आपने अपने किस्से सुनाए क्या? बहुत ज्यादा मेरे वाकयात जो थे वो नहीं दिखे। एक जो मैं बात और बताना चाह रहा हूँ वो ये थी, ये भी पापोशी का वाकया है। मैंने एक दोस्त से जिसके घर का ये वाकया, उससे तस्दीक करने की कोशिश की लेकिन उसने मुझे बताया नहीं कि ये सच है या झूठ। वो ये था कि हमारे घर के सामने अजय तारिक के कजन रहते थे, उन्होंने ग्राउंड फ्लोर अचानक खाली हो गया। ग्राउंड फ्लोर से एक फैमिली दूसरे नॉर्थ कराची में चली गई और वो ग्राउंड फ्लोर खाली रहा बहुत अरसे तक। मतलब पापोश जैसे इलाके में जहाँ अच्छा इलाका उस जमाने में शुमार हो रहा था, एक मुनासिब सा घर ग्राउंड फ्लोर उसका खाली है, कोई किराएदार नहीं आ रहा है, ताज्जुब की बात है। बताया ये गया या मशहूर ये हो गया कि ये उन्होंने असला रखने के लिए गोदाम बना लिया या असला डंप हुआ है। मैंने उस दोस्त से इसकी तस्दीक करने की कोशिश की है लेकिन वो जवाब नहीं दे रहा, हालांकि वो पाकिस्तान से चला गया है। वो जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ, हाँ वो मुझे वाकया याद आ गया
कि किस तरह से हम सर सैयद 47 उससे सेक्टर इंचार्ज पे पहुंचे हैं कि हंगामा आराई हो रही है। और मैंने देखा कि पापोश में कई बैंक जले में। तो हमारे मोहल्ले में एक फैमिली थी जिसमें एक आसिफ भाई होते थे जो MSc कर रहे थे और वो बच्चों को पढ़ाते थे। वो मैं सुन रहा हूँ उनकी बात और वो ये जिक्र कर रहे हैं कि अबे यार वहां से मैं गुजर रहा था, वहां लोगों ने वो लूटमार मचाई हुई थी, मैं भी कंप्यूटर उठा के ले आता। मतलब एक पढ़ा लिखा आदमी जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है उसकी सोच सर सैयद से सेक्टर इंचार्ज वाली सोच कैसे हो गई। अच्छा, अभी जितनी आपने बात की ना उसमें, और आपने सवाल किया कि फायरिंग क्यों हुई, जब आप ताकत का इस्तेमाल सीख लेते हैं एक दफा तो वो फिर तय नहीं कर पाते, बल्कि वो होता ही नहीं है कि इसका इस्तेमाल करना करना है। हाँ। जहां उसको लगता है कि ये यहाँ पे मैंने ये चीज हासिल करनी है, मैंने धाक बिठानी है, मैंने कोई भी अपना मफाद पूरा करना है, तो वो फिर उसी ताकत का इस्तेमाल करता है जो नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही होती है। और ये समाजियात के मौजू का एक बाकायदा मौजू है जो पढ़ाया जाता है। और यही शक्ल आपको तालिबान के अंदर भी नजर आती है कि आपने जहाद के लिए लोग तैयार किए, उन्होंने कहा अच्छा जी ये तो बंदूक तो किसी को भी मार सकते, तो चलें जी आपकी तरफ मोड़। तो एक तो ये था जो मैं बार बार बात कर रही हूँ कि देखिए कोटा सिस्टम खत्म हो गया, नहीं हुआ ना, ऑपरेशंस हो गए, उर्दू बोलने वाले, पश्तो बोलने वाले, इस सिंध धरती के जो दावेदार है, जो उसके बेटे, सबकी लाशें गिरी। आज फिर वही चीजें दोबारा चल रही हैं, जिंदगी उसी जगह पे चल रही है। तो आज क्या मफाद खत्म हो गए? आज सिंधिज्म को हिट नहीं है क्या? है। आज क्या कोटा सिस्टम खत्म नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। सवाल ये है कि हमारी इन ज़रूरतों को, जो हमारी नजरियाती या सियासी समाजी ज़रूरतें हैं, उनको इस्टेब्लिशमेंट या दूसरे गिरोह जो है वो अपने मफाद में इस्तेमाल कर जाते हैं, हम इस्तेमाल हो जाते हैं। अगर मैं कहती हूँ सारी चीजों को आप निकालें, कराची कहाँ खड़ा है? पहले से बदतर हुआ है। ठीक, अब मैं इल्जाम दे रही थी कि जी इतना अर्सा MKM भी रही है गवर्नमेंट में, बड़ी बड़ी पोस्टें रही, मिनिस्ट्रीज उनके पास रही, नहीं बना कराची, वो वाला कराची डेवलप नहीं हुआ। फिर वो उससे पहले का कराची अच्छा नहीं था? जो हमें एक दफा मैं आपको बताऊं हुआ कि जो हमारे जमाने में इमेज बना था, मुस्तफा कमाल के दौर में मुख्तलिफ इन्होंने आर्ट पीसेस लगाना शुरू किए थे चौकों पे, चौराहों पे, और पेट्रोल पंप पे इन्होंने केतली लगा दी थी। आप यकीन करें उस दिन ऐसा दिल टूटा कि जिस कम्युनिटी को हम आर्ट के हवाले से, अदब और तहजीब के हवाले से समझते थे, यार ये उनका एक मयार एस्थेटिक से आर्ट नहीं हो सकती, उसका कोई तमीज तरीका भी तो होता है कि वो खग्गा करके आपने बना दी। मैं वही कहना चाह रही हूँ कि वो जो तरीका, अब जैसे एक जगह पे वो बेनजीर का स्टेचू बना के लगाया हुआ है, अल्लाह माफ करे आप उसको देखें तो आपको डरेगा। तो मेरा कहते हैं एस्थेटिक सेंस है, वो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस कम्युनिटी से निकल के आएगा ना। और अभी जो हालिया तौर पे फिर एक शरारत जो आए दिन होती है, अभी खामा खा की शरारत बनाई हुई अजरक के हवाले से, मुझे नहीं याद पड़ता कि मेरे जितने सर्कल्स हैं एजुकेशन में, मेरे खानदान में, मैंने आपको कहा मेरे ननिहाल जो उर्दू स्पीकिंग है, दे आर नॉट क्लेमिंग महाजिर देमसेल्व्स, नेवर एवर, बट दे आर उर्दू स्पीकिंग। उनमें किसी में मैंने कभी अजरक की तज़हीक देखी हो, उनको उतनी इज्जत करते हुए मैंने देखा है कि अगर हमने जो हमारे यहाँ रिवाज है, मैंने कहा कि हम सिंध के पैदाइशी लोग हैं, तो हमने उसको इस तरह से ओन किया है कि अगर खुदा न खासा किसी मैयत पे जाना होता तो उसको इज्जत देने के लिए हम उसके ऊपर अजरक बिछाते हैं जनाजे पे। इसी तरह अगर हम किसी को खुशी के मौके पे जाते हैं तो दूल्हे को, घर के अफराद को, उनको अजरक पहनाई जाती है, यानी इतनी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर हमने उर्दू स्पीकिंग को पहनाई तो उन्होंने उसी इज्जत से कबूल की। तो ये अब ये तमाशा मुफ्त का आ रहा है। और जितने फेसबुक पे मैंने वो देखे हैं डीपीज लगी हुई है, या ऐसे लोग जो उसको तमाशा बना रहे हैं, इसका ड्रामा बना रहे हैं, वो सारे या तो अपनी आइडेंटिटी के बगैर है, फेक नामों के साथ काम कर रहे हैं। व्हाट, क्या बकवास है ये? आप मुझे बताइए ना कि मैं एक दफा जब नफरत को फैलाने, मैं यही आपसे कह रही हूँ, लेकिन और वहां भी मैंने अब मैं लोगों को सादा लेकिन आपको नहीं लगता कि इसका जो शिकार है वो उस वक्त के उर्दू स्पीकिंग भी हुए थे, वो भी इंटेंशनल था? जब बिल्कुल सही बात की सादिया ने, वो भी इंटेंशनल, शरारत का अवसर था ना, वो नफरत फैलाई जा रही थी उन लोगों के खिलाफ, और उनको ये खास तौर पर फील कराया जा रहा था मे बी कि यू डोंट बिलोंग हियर, ठीक है, यू डोंट डिजर्व टू लिव, और वो उस कॉम्प्लेक्स का शिकार होते चले गए। जब ये मैं किताब पढ़ी थी जिसका ये एलिमेंट, मैंने थोड़ी चीजें उसकी पढ़ी, मैं सही और गलत के बीच में नहीं आती, लेकिन कहीं जाकर जो मैं अलाइन हुई ना, वो ये कि यार ये शायद वाकई सही बात है कि ये कोई कॉम्प्लेक्स हिंदुस्तान से लेकर यहाँ आ रहे थे और वो उस कॉम्प्लेक्स को कभी एड्रेस नहीं कर पाए, खुद भी नहीं एड्रेस कर पाए, उस कॉम्प्लेक्स से कभी नहीं निकल पाए। वरना मुझे अगर अपनी आइडेंटिटी, अपनी आइडियोलॉजी खुद समझ में आती है, मेरे लिए मुश्किल नहीं है किसी और चैलेंज को स्नब करना।
ठीक है। और फिर जब मैंने उसमें अपना एक गिरोह बना लिया, मैंने क्लैन बना लिया, मैंने उस क्लैन से कुछ मकसद हासिल करने की कोशिश की, उसके बाद तो मुझे ऐसा लगा कि ये कॉम्प्लेक्स और तेजी से पेनिट्रेट हुआ उर्दू स्पीकिंग में, जो कि नहीं होना चाहिए था। एक कॉम्प्लेक्स पेनिट्रेट हो, आई एग्री विद यू। दूसरा ये कि जो बिला वजह की जो नफरतें थी, एक तो वो लोग थे जिनके बच्चे मारे गए, उनकी तरफ से तो नफरत बनती थी। अब मैं ये देख रही हूँ मेरे मोहल्ले में कोई पख्तून रह रहा है, उनका बच्चा मारा गया। किसने मारा जी? एमकेएम वालों ने मारा। जबकि मेरे खानदान ने भी ये भुगता। मेरे फर्स्ट कजन का मर्डर हुआ, और तो मैं अभी इस वक्त इस जनरल बात करना चाह रही हूँ, तो मुझे मेरे अंदर एक नफरत का अंसर हुआ ना कि भाई ये तो गलत लोग हैं, ये तो मारते हैं, ये तो कत्ल करते हैं। और हमने ये भी सुना कि लोग, यार ये उनको देखो जो कल ये कहते थे आपके मार के देखिए और हाथ नहीं उठा पाते थे, और आज ये हम लोगों के ऊपर बंदूकें तान के खड़े हुए हैं। तो ये भी बहुत क्यों, अगर मैं उसको पॉजिटिव देखूं तो ये उनकी सॉफ्ट मिजाजी थी कि वो झगड़ा वगड़ा नहीं करते थे। लेकिन फिर मैं ये देख रही हूँ कि यार ये कौन सी शक्ल निकल के आई। मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ, और मैं अपनी कॉलेज के ज़माने में थी, यानी आपका ऐन जवानी का जब ज़माना होता है, जब बर्बरियत देखी, कत्ल देखे, हमने ये देखा कि एक स्कूल का बच्चा जो है वो अचानक फायर की आवाज़ आई, वो गिरा उल्टा, तो माँ बाप समझे कि मजाक कर रहे हैं, जबकि दूर कहीं फायरिंग हो रही थी। तो जब उसको सीधा किया गया तो उसके आगे कुछ भी नहीं था, पीछे इतना सा होल था, और वो इस किस्म की गोली थी, और वो मैंने अपनी आंखों से उसकी डेड बॉडी देखी है। आज तक मुझे उसके फ्लैशेस आते हैं और मैं उठ के बैठ जाती हूँ, मुझे वॉमिट हो जाती है। तो उस बर्बरियत ने किसी को नहीं देखा ना। लेकिन क्या उसमें उर्दू स्पीकिंग के बच्चे नहीं मारे गए? उनके दो तरह से मारे गए। यस, एक वो जो क्लैश में थे और एक वो जो क्लैश में नहीं थे। उस नफरत का शिकार हुआ, और मुझे बताओ उसका क्या कसूर है जो ना एमकेएम की सियासत में था, ना अपनी उर्दू स्पीकिंग आइडेंटिटी के पीछे वो आपसे लड़ रहा था, लेकिन वो जिंदगी से हाथ धो बैठा और बाकी लोगों के हिस्से में आई नफरतें। तो तय है मकामी लोगों के लिए हकारत तो मौजूद थी, जैसे मैंने अपने जाती वाकयात सुनाए, उर्दू बोलने वालों में उनको कमतर अपने समझना, वो तो मौजूद था। लेकिन वो जो नफरत का अंसर है ना, वो एमकेएम के बाद आया है। मैं यही कह रही हूँ, ने बाकायदा एक नफरत की सियासत की है। मुझे याद है पापोश में जब ये सूरत हाल हो गई थी, हंगामे हो गए थे, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा एक पठान को सरासीनगी में अपना सारा, वो मोची था, पता नहीं कितने जमाने से हमारी गली में वो बैठता था और हमारी चप्पलें जोड़ता था, और उसको मैंने अपने सर पे उठा के सामान लेके भागते हुए देखा, और लड़के मजाक उड़ाते हुए उसके पीछे भाग रहे थे। उसको ये डर था मुझे जिंदा ना जला दिया जाए। तो ये एमकेएम की सियासत का हिस्सा थी। अच्छा, एक नफरत फैलाना, देखिए जो कराची यूनिवर्सिटी में नहीं था मकसद, मुझे लगता है दहशत फैलाना था। जब आप किसी में दहशत डालेंगे, नफरत खुद ब खुद हो जाएगी। बहुत अच्छी बात की सादिया ने। देखिए जमात इस्लामी की तरफ से जो भयानक तरीन कराची यूनिवर्सिटी की सियासत में एक जो दीवारों से जब लोगों को नहीं बात, देखिए फिर बात कब करेंगे? हम तो ये कह रहे हैं कि अब नहीं चलेगा मामला ऐसे। जमात इस्लामी भी यहीं पे मौजूद है, उसके मानने वाले भी यहाँ मौजूद है, पीपल्स पार्टी वाले भी मौजूद है, और सिंध में सिंधी तो रहेंगे ही रहेंगे। जिनके साथ लड़ाई झगड़े डाले वो भी यहीं पे बैठे हुए हैं। अब उनमें से तो कहीं है भी नहीं, उनके अपने अंदर इतनी स्प्लिट्स आ गई, इनको समझ नहीं आ रहा कि एमकेएम असल ग्रुप कौन सा है। डिवीजन आगे जो आनी थी वो भी, अब भी ये मफाद की ही जंग है। महाजिर सियासत एक सवालिया निशान बन चुकी है, एमकेएम एक सवालिया निशान बन चुका है। इसका मुस्तकबिल है क्या? मतलब मुझे कोई और मुस्तकबिल फिलहाल समझ में नहीं आता सिवाय दो चीजों के। या तो वाकई आपको कोई सूबा मिल जाए और आप अपनी महाजिर शनाख्त को कोई और नाम दे लें, उर्दू शनाख्त या कुछ भी आपको करना है वो कर लें, या फिर आपको पूरी तरह सिंध में जम हो जाना पड़ेगा और हो जाना चाहिए, वरना इस क्राइसिस से आप निकल नहीं सकते। ये तो सदियों तक चलेगा भाई। एक अजरक पे लेके ऐसी नफरत आमेज गुफ्तगू हो रही है और लोगों के दिल टूट रहे हैं और लोगों को हर्ट हो रहे हैं, हम भी हर्ट हो रहे हैं कि ये क्या तरीका कार है। तो अब आपको करना क्या है? ये महाजरों को या जो भी उर्दू बोलने वाले हैं या उर्दू सियासत करने वाले हैं, उनको ये सोचना चाहिए जो बेहतरीन तरीका है, ये जिसके मैं हक में हूँ और करीब हूँ। मतलब कोई चीज भी आपकी एटर्नल नहीं होती ना भाई, हर चीज तब्दील होती है, ट्रांसफॉर्म होती है। आप जिस उर्दू सकाफत का गाना गा रहे हैं या बाजा बजा रहे हैं वो हमेशा से नहीं थी ना यार। मतलब उर्दू जबान कब पैदा हुई है, उससे पहले आप क्या भोजपुरी बोलते थे, या आप उससे पहले जो मकामी पराक्रतें थी वो बोलते थे? आप कहाँ से आए हैं? आप में बेशतर लोग, ये एक बहुत बड़ी तादाद तो पश्तो स्पीकिंग थे ना, पठान थे ना, औरंगजेई आपके अंदर है, बंगश आपके अंदर है, यूसुफजईयों की बहुत बड़ी तादाद आपके अंदर है। अल्लाह आपका भला करे, जोश मरी आबादी जो इतने बड़े शायर हैं वो आफरीदी हैं। मतलब ये सारी आपके अंदर थी। आप सैयद थे तो आप अरब से आए थे, आप कहीं कहीं से आए और फिर आपने गंगा जमनी तहजीब में आप रच बस गए और उसको आपने अपना वतन बना दिया।
तो अब आप जिस वतन में आ गए, अब आप सिंध दरिया के पीटने की जरूरत क्या है? या तो आप पूरी तरह आ जाएं या फिर कोई आप रास्ता अपना लें। दूसरी सूरत ये है कि क्या इसके कोई इम्कानात हैं कि आपको उर्दू सूबा मिल जाए, वो तो लड़ाई का मसला है, वो तो झगड़े का मसला है। कोई भी कौम अपने मुल्क को क्यों टुकड़े करेगी? मतलब गांधी जी कह रहे थे कि भाई वो तो मेरे ऊपर से मुझे काट दो अगर हिंदुस्तान को काटना है, वो मतलब सही थे, लेकिन उनके पीछे अंग्रेज की सियासत थी या जो भी था, तो वो हो गया मामला। तो यहाँ सिंधी भी कराची को उसी तरह अपने जिस्मो जान का हिस्सा समझते, अपनी रूह समझते, वो कैसे आपको काट के दे देंगे? आप वहां से आए, ये आपके इलाके में नहीं गए, तो आपको इनको अपनाने में आगे बढ़ना पड़ेगा, पहल करनी पड़ेगी। वो ठीक है, उनसे भी कुछ शिकायत आपकी होंगी कि भाई वो नहीं मानते, हमें उर्दू स्पीकिंग सिंधी भी नहीं मानते, जो मैंने पहले अर्ज किया। शुरू में नहीं था भाई, ये 1969 से पहले जब नवाब मुजफ्फर ने वो महाजिर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उससे पहले कितना जमाना गुजर गया था, कुछ भी नहीं था। 47 से 69 तक इतना अरसा था ना, उन्होंने आपके लिए बाहें खोली थी। आपके पास मीरपुर खास में भी जमीन है, जेम्साबाद में मेरे अपने दादा की जमीन है, आप सक्खर में बैठे हुए हैं, आप हर जगह एक चीज का एडिशन मुझे करने दें, लेकिन जो उसका इकोनॉमिकल हब है, एक डेवलप सिटी है कराची, वहाँ हमारे पास एक छप्पर भी हमारे नाम का नहीं था, और जो लोग वहां से आए उनको हमने यहाँ क्लेम पे जमीनें दी, उनको जगह बना के गवर्नमेंट ने दी। तो जब हम अपनी इस हालत का मवाजना करते तो फिर हमें दुख होता है कि यार मेरी जमीन थी, मैं पीछे रह गया और लोग आगे बढ़ गए, और वो लोग आगे बढ़ गए जो यहाँ के थे भी नहीं। और मैं वो थोड़ी सी इस्तेहसाल वाली जो थ्योरी है उसमें बात करना चाहूंगा। भाई काहे का इस्तेहसाल? मैंने तो अपने आप को मिडिल क्लास देखा है, मैं कहीं गांव देहात में जाऊं तो गुर्बत वहां नजर आती है। मैंने तो देखा है कि मेरे मामू स्टील मिल में काम कर रहे हैं, मैंने तो देखा है एक मेरे मामू को पीटीसीएल में नौकरी है, मेरे अब्बा का भी बिजनेस है, मेरा ताया अच्छा खासा काम कर रहा है। जब आए थे लुटे पुटे आए थे, मेरी दादी बताती है कि मेरे दादा शुरू में वो ठेले के ऊपर देसी घी बेचा करते थे। तो एक दफा ऐसा हुआ कि सामने को पत्थर आ गया, पूरा ठेला उलट गया और पूरा देसी घी बह गया, लेकिन फिर उन्होंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जॉब की है ना। मतलब वो डेवलप किया, नाम ले रहे हैं। एक कोटा सिस्टम को लेके आप रोते रहते हैं, मतलब कोटा सिस्टम शायद इसलिए था कि आपने शहरी इलाकों में आप आबाद हो गए या जो भी है, मतलब आबाद तो क्या हुए, जो हिंदू आप छोड़ के चले गए थे, दुकानें छोड़ के चले गए थे, घर छोड़ के चले गए थे, वो आपके मिल गए, मतलब वो कब्जा हो गया ना एक तरह का। तो आप इस तरह से आबाद हुए, वो सब कुछ उन सिंधियों को नहीं मिला। यार अगर आप कोटरी जाएं तो दरिया सिंध के बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ा घर है जो पूरा का पूरा लकड़ी का बना हुआ है, इंतहाई खूबसूरत। वो कोई हिंदू छोड़ के गया था, उस एक घर में कोई 8 या 9 उर्दू स्पीकिंग फैमिली आबाद है। उस घर का बर्बादा लग चुका है, उसकी तारीखी हैसियत खत्म हो चुकी है, उसकी लकड़ियां टूट गई क्योंकि आपने उस पर तवज्जो ही नहीं दी, आपने उसको ठीक ठाक ओनरशिप का मामला आपने मरम्मत की नहीं। तो वो इस्तेहसाल भी एक कहानी थी। ठीक है, हर आदमी को कुछ ना कुछ तो मसले होते हैं ना भाई, गांव देहात में मसले या पंजाब में लोगों को मसले नहीं थे। तो इस तरह के मसले के लिए आप किसी एक पूरी कम्युनिटी के ऊपर उंगली उठाना शुरू कर दें, वो मेरा ख्याल है गलत है। पाकिस्तान में वो चीज नफरत की तरफ और तशद्दुद की तरफ चली गई जिसका आप कोई एंड ही नहीं पाकिस्तान में अल्टीमेटली हल यही मुझे समझ में आ रहा है। मैं बस आखिरी बात कर रहा हूँ, उसके बाद मैंने बोलूंगा, मैं थक भी गया हूँ। थैंक यू। आखिरी बात मुझे ये कहनी है कि अल्टीमेटली आपको सिंध को अपना वतन बनाना पड़ेगा। आप भले उर्दू बोलते रहें, आपकी अगली नस्ल 2 ज़बानें बोले, 3 ज़बानें बोले, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर आपने इसको वतन बनाया है तो वतन मानना भी पड़ेगा। क्या बात है जी। मेरे जहन में ये बात आ रही थी कि अगर आप ऐसे ही हर सूबे के मुतालबे की तरफ निकलने लगे तो कल को कोई क्रिश्चियन उठेगा, कोई हिंदू उठेगा, वो बोलेगा मेरे साथ तो ये हो रहा है, मुझे एक्सक्लूड करने की कोशिश की जा रही है, मजहबी बुनियादों पर मुझे दीवार के साथ लगाया जा रहा है, सारे क्रिश्चियन एक सूबा बनाएंगे। फिर एक और निकलेगा तो बोलेगा सारे हिंदू अंदरून सिंध से निकलो और हमारा तो ये वाला अगर देखिए मजहबी बुनियाद पे बात करें तो ये जमीन तो हिंदुओं की थी, उससे पहले इस बुद्धिस्ट की थी। बिल्कुल। मतलब तो ये वक्त तो चेंज होता रहता है, लोग अपने आप को आप पढ़ लेंगे भाई वो जी बिल्कुल, मैं उसी वजह से आपको कह रही थी बिल्कुल। तो मैं यही आपसे कह रही थी, राजा दायर कश्मीर। अब आप बताओ, एक कश्मीरी आके यहाँ हुक्मरान बन गया और एक उर्दू स्पीकिंग वजीर आला नहीं बन सकता? तो बनाए ना, ऐसे काम करें कि बन जाए। नहीं, उर्दू स्पीकिंग को पहले ये खुद सोचना चाहिए कि उसने करना क्या है। मुझे ऐसा लगता है वजीर आला जो उर्दू स्पीकिंग है, जब आप सियासत में आ गए, वो अपनी वजह से नहीं बन पाए, वो अपनी डिल्यूजनल थॉट की वजह से नहीं बन पाए, अपनी आइडियोलॉजी की वजह, अपनी आइडियोलॉजी को सर्टेनली आगे लेकर ना जाने की वजह से नहीं बन पाए। और ये जो आप बात कर रहे थे ना, नहीं मौजूद है, पूरी कम्युनिटी पे एक रिसर्च होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी की सतह की होनी चाहिए। अभी तक हमें कुछ नहीं पता, इस तरह की कुछ कहानियां हमें कुछ आउटलाइन फराहम कर देती, लेकिन उनके साथ नफ्सियाती तौर पे हो क्या रहा है, जज्बाती तौर पे हो क्या रहा है। मुझे ना सरशार सिद्दीकी के मुझे 2 शेर आपको सुनाने, प्लीज आप मुझे इजाजत दे दें। आप थके नहीं कि आज़ादी के नशे में
कुछ इस दर्जा मखमूर थे हम, वो आंखें भी छोड़ आए हैं जिन आंखों का नूर से हम। वाह। और जब भी मैं वाघा बॉर्डर जाता हूँ और मैं ये देखता हूँ उस तरफ जो लोग हैं वो भी अपने ही हैं, तो मुझे सरशार का ही शेर याद आता है, करे पानी न पुल मिस्मार मेरे, अभी कुछ लोग हैं उस पार मेरे। तो ये उर्दू बोलने वालों के भी मसाइल है ना, नफ्सियाती मसाइल है, जज्बाती मसाइल है, उनके गम को भी तो कोई समझे। देखिए मैंने अपनी बात कोई प्यार नहीं करता। हाँ, एक आप ही रह गए हमें उसमें, को प्यार नहीं करता। तभी तो मैं कह रही हूँ कि आपने ये बात थोड़ी सी महदूद कर दी। जो मैंने बीच में जिक्र किया था पंजाब की तकसीम का, उनसे भी पूछे हैं, और आपने तो देखिए सिर्फ देखा है बॉर्डर पे जाके। एक मिनट, आप बात मुकम्मल कर ले सर जी, प्लीज बात मुकम्मल करने दे ना, कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। तो मैं तो किसी भी तरह की जो ये डिवीजन है, आपने बॉर्डर के इस तरफ खड़े होके देखा है, मैंने उस पार जाके देखा है कि वो उर्दू स्पीकिंग थे, वो पंजाबी थे, या जो पुराने हत्ता के बलोच जो राजस्थान में आज आबाद हैं, और उनको सिर्फ जब इतना पता चला कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से कोई बलोच लड़की है, एक हमारे साथी हैं बलोच, वो सईद बलोच साहब वो साथ थे, और उन लोगों का हमारी तरफ क्या रवैया था, क्या जज्बात थे, तो ये तकलीफ़ें उन लोगों को पता है। और हमें इसलिए महसूस करनी चाहिए कि हम दुनिया में चारों तरफ देख रहे हैं, फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, यूक्रेन में क्या हो रहा है, इराक में क्या हो रहा है, कैसे लोगों को धकेला जा रहा है, किया जा रहा है, तो हमें अपना फैसला करना पड़ेगा। रही बात सिंध की, तो इस सिंधी उर्दू की बहस से ऊपर सिंध की तारीख बहुत पुरानी है, एक तहजीब है, एक तमद्दुन है, आपसे इनकार नहीं कर सकते। तो कितना अच्छा हो कि हम अपना तारुफ उसके साथ ही जोड़ के बताएं कि मैं सिंध धरती की बेटी हूँ, क्योंकि हमेशा बेटे ही होते हैं, खामखा धरती का बेटा, सन ऑफ द सॉइल, भाई बेटी हूँ, हमारी गिनती ज्यादा है, हमारी मेहनत ज्यादा है। नई तरफ चली गई हमारी गुफ्तगू। नहीं, मैं तो ये अपने स्टेटमेंट यही दूंगी कि मैं भी इस चीज पे फख्र करती हूँ कि मैं सिंध धरती की बेटी हूँ। मेरे ख्याल में इसके साथ ही हम एंड करेंगे अपने एपिसोड को। सी यू, बाय।